एक्चुअल में वो टारगेट किस साल में हम हासिल कर पाएंगे, थोड़ा सा इस तस्वीर का थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं बहुत ही खास मेहमान के साथ, एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन, मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमी एक्सपर्ट अजय बग्गा सर के साथ। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार ने जो कहा है सर, गवर्नमेंट पैनल को, पार्लियामेंट्री पैनल को, वो आपको लग रहा है कि कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए, पैंडेमिक का जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए ठीक ही कह रहे हैं वो लोग, कुछ गलत नहीं कह रहे? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जो कोरोना के कारण जो स्लो डाउन आया इकोनॉमी में, तो ट्रेजेक्ट्री जो थी, आपका जीडीपी चाहे 2019 से ज्यादा आ गया है, बट हम कहीं आगे होते, लगभग 22 से 24% हम आगे होते अगर कोरोना की मार नहीं पड़ी होती। तो ये जो 2 साल की जो क्षति हुई है इकोनॉमी में, उसकी भरपाई करने में टाइम लगेगा। अब 2019 में सरकार ने टारगेट लिया था कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। 2 साल इसमें से निकल गए, तो वाजिब है कि 2027 की अब बात चल रही है कि 2027 तक हम 5 ट्रिलियन तक पहुंचा पाएंगे इकोनॉमी को। तो आपको लग रहा है कि आप 2 साल अगर यहां खिसकाएंगे तो जो हमारे दूसरे जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, ऐसे कोई घोषित रूप से सरकार ने लक्ष्य नहीं कहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हो गए, एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि 2030 तक हम 10 ट्रिलियन हो जाएंगे। इसके बाद 2029 तक हमने दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना है, इस तरह के अनुमान जाहिर किए गए थे। तो क्या ये भी थोड़ा थोड़ा पीछे, फोरकास्ट को पीछे करना पड़ेगा? देखिए, रिलेटिवली जर्मनी या जापान, जो कि 3 और 4 पे है, हमारे से आगे 5वें नंबर पे हम आ गए हैं, उनको ओवरटेक करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा अगले 15 सालों में, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2050 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी हाई रहेगी, तो हमें उसका बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने में तो आशंका नहीं है, वो हम हो जाएंगे अगले 15 सालों में। बट ये 10 ट्रिलियन पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैसिव मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जरूरत है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त। तीसरा है कि ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होता है और जीडीपी के तौर पे, उसको 35 से 36% पहुंचाना पड़ेगा। हमारा 29% पहुंच गया, वो भी बहुत अच्छा है, बट वहां से हमें आगे इसको 35 से 36% हर साल जीडीपी का अंश इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, नई फैक्ट्रीज में, तभी हम यहां तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो एक लेवल पे हम आके अटक जाएंगे, वो मुश्किल आने वाली है। चाइना का देखिए स्लो डाउन आ गया है, 12 से 14 ट्रिलियन पे चाइना का स्लो डाउन आ रहा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग निकल के भारत में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, मेक्सिको में, ऐसे देशों में जा रही है। तो हमारे लिए मौका है China+1 का कि हम काफी वो मैन्युफैक्चरिंग कैप्चर करें और यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा के लोगों के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि उस तरह का इन्वेस्टमेंट भारत में आए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और ग्रॉस फिक्स्ड एसेट बढ़ाने की जरूरत है, दीपक जी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही भी कहा। इंटरनेशनली अगर देखा जाए, 2014 में जब हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, उसके बाद हमने शानदार छलांग लगाई, और अब जिस स्थिति में है, जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि जर्मनी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद 2027 तक हम उसको पीछे कर देंगे, और जापान को हम 2029 तक पीछे कर देंगे, और हम बन जाएंगे वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसमें कोई बहुत बड़ा कोई मुश्किलात हो ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, जो हमारे अपने जो टारगेट्स हैं उनको थोड़ा सा शायद शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन बग्गा सर, इस समय इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, आपने एक नारा दिया, महत्वाकांक्षी नारा दिया, हर सरकार देती है, लेकिन क्या हम इस नारे में अभी फंसे रहें या वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हुए 5 ट्रिलियन छोड़ दें? कोई बात नहीं, 2025 में नहीं हुआ, 27 में नहीं हुआ, थोड़ा अब जो बैंक्स कह रहे हैं कि थोड़ा और शायद 29 तक भी चले जाएंगे। ग्रोथ पे फोकस हो, जॉब क्रिएशन पर फोकस हो, कैसे इकोनॉमी में वापस जान आए उस पर ज्यादा फोकस हो, ये होना चाहिए सर टारगेट।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, टारगेट तो एक विजन बनाने की बात है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और इम्प्लीमेंटेशन ना केवल आपको सेंट्रल लेवल पे करनी है, बट राज्य सरकारों में, और फिर अपने एक एक गांव में, एक एक शहर में करना इम्प्लीमेंटेशन। तो बहुत बड़ा कार्य ये रहता है। इसमें अब ये जो पीएलआई स्कीम वगैरह है, इसमें अच्छा काम चल रहा है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम चल रहा है, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ का काम चल रहा है। बट अब क्या है कि जब चाइना ने 1979 से अपने रिफॉर्म शुरू किए, वहां पे कोई और चाइना नहीं खड़ा था। अब हम जब शुरू कर रहे हैं, एक चाइना है जो एक गिरता हुआ सूरज है, डूबता हुआ सूरज है, बट फिर भी काफी सुदृढ़ है। और उसके सामने दीपक जी और क्या हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रीशोरिंग की बात हो रही है। रीशोरिंग का मतलब काम जो बाहर चला गया था चाइना में, अब डेवलप्ड मार्केट्स ये कह रहे हैं कि चाइना वेपनाइज करता है अपने एक्सपोर्ट्स को, आप सप्लाई चेन वापस देश के अंदर लेके आइए। अब वो कितना उसमें सक्सेसफुल रहता है, या भारत उसमें से कितना अंश ले पाता है, ये बहुत पॉलिसी पे निर्भर करेगा। बहुत एक एनलाइटेंड पॉलिसी चाहिए इंडस्ट्री की तरफ। दूसरा है अर्बनाइजेशन, बहुत जबरदस्त चाहिए। बड़े बड़े शहर बनाने पड़ेंगे और लोगों को आजीविका देनी पड़ेगी बड़े बड़े शहरों में, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों से जो आपकी 60% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है, उसको अर्बनाइज करना पड़ेगा, जो चाइना ने किया। बट तब कोई चाइना नहीं था दुनिया में। अब हम जब करने जा रहे हैं, हमारे सामने चाइना की चुनौती जरूर रहती है। एब्सोल्युटली सर। एक आखिरी सवाल सर, ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन या वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, ये जो हमारे गोल्स हैं, इसमें हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? अभी हम कंजम्पशन बेस्ड हैं, एक्सपोर्ट बेस्ड कब बन पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब कब बन पाएंगे, कोई कह नहीं सकता, लेकिन ओरिएंटेशन क्या रहना चाहिए सर? ओरिएंटेशन स्किलिंग पे बहुत जरूरी रहेगा। स्किल करिए अपनी, ताकि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। तो स्किलिंग चाहिए, दुनिया को चाहिए लोग, और भारतीय लोग वेलकम करते हैं। तो हमें ऐसे करार करने चाहिए, जैसे अभी ऋषि सुनाक से मोदी जी ने हाथ मिलाया इंडोनेशिया में, और उन्होंने कहा कि वो वीजा देंगे भारतीय युवकों को। अब हर एक को स्किल्ड मैन पावर चाहिए। मैं 1.5 हफ्ते पहले बेंगलोर में एक सेमिनार में था, तो नारायण विद्यालय के देवी शेट्टी जी कह रहे थे कि डॉक्टर साहब के 2 मिलियन नर्सों की कमी है भारत में। 20 लाख नर्सों की जरूरत है, और भारतीय नर्सें सब यूएस यूके जा रही हैं, उनको आसानी से वीजा मिल रहा है, क्योंकि वहां के काफी नर्सेज कोविड के बाद उन्होंने वो नौकरियां करने से इनकार कर दिया। तो भारत ऐसे सप्लायर ऑफ नर्सेज बन सकता है, सप्लायर ऑफ मैन पावर बन सकता है दुनिया भर का। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें चाइना का ही मॉडल फॉलो करना है। हमारे पास लो और बहुत स्किल्ड और लो कॉस्ट मैन पावर है, उसको जरूर आप स्किल करिए और नौकरियां दीजिए। और दूसरा, ये एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर बहुत जबरदस्त हो सकता है भारत से, क्योंकि विश्व भर की पॉपुलेशंस कम हो रही है, सिर्फ अफ्रीका में पॉपुलेशन बढ़ रही है, मिडिल ईस्ट में। बाकी हर जगह, पूरे यूरोप में लोगों की कमी है, जापान में कमी है, चाइना ऑलरेडी नेगेटिव में आ रहा है, रशिया ऑलरेडी नेगेटिव में है, अमेरिका में स्टेबल हो रहा है पॉपुलेशन, कनाडा में किल्लत है, उनको लोग चाहिए, वो लाखों भारतीयों को लेने को तैयार है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से देश प्रति देश हमें लोगों को स्किल करना चाहिए, सिखाना चाहिए कल्चरल नॉर्म्स, बिहेवियर नॉर्म्स, ताकि वो बड़ी आसानी से वहां जाके रह सके और आजीविका अर्जित कर सके। एब्सोल्युटली। लेकिन सर, इसमें हमेशा दो तरह की बातें आती है। अगर आपने स्किल करके बाहर भेज दिया, तो फिर हमें जो स्किल सेट की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, तो वहां पर भी एक थोड़ा सा क्रंच आने की संभावना रहती है। लेकिन हाँ, बेटरमेंट के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड हों। विदेशों में तो जैसे सर ने बताया कि बहुत मौके हैं ही हैं, लेकिन अगर हम उन स्किल्स को अपने देश में भी इस्तेमाल कर पाएं, तो बहुत जल्दी 5 ट्रिलियन क्या, जो हमारा 10 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य भी हमने आगे के लिए सोच के रखा हुआ है, उसको भी हम जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। और इसमें सबकी बेहतरी होगी, सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, विश्लेषण दिया आपने। थैंक यू सर।